नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पावर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 के भूगोल विषय से जुड़े हुए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे हम आज, जिसमें हम सबसे पहले अध्याय फर्स्ट का अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र इसका शीर्षक है। जैसा कि आप जानते हैं कि भूगोल शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों जियो और ग्राफोस से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ वर्णन करना है। इस प्रकार से ज्योग्राफी शब्द का संपूर्ण अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल की मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल व मानव भूगोल, जिसमें भौतिक भूगोल में पर्यावरण व भौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, व मानव भूगोल में मानव परिघटनाओं एवं वनस्पति के साथ उसके संबंधों का विशेष रूप से वर्णन है वो मिलता है। आज कक्षा 12 में मानव भूगोल के चैप्टर हैं वो दिए हुए हैं, तो मानव भूगोल के बारे में देखते हैं। प्रादुर्भाव व विकास इसका 18वीं शताब्दी में होता है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक के रूप में फ्रेडरिक रेडजेल, जो जर्मन भूगोलवेत्ता होते हैं, उनको जाना जाता है। रेडजेल ने मानव भूगोल से संबंधित एक परिभाषा प्रस्तुत की है अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी के अंदर। उन्होंने कहा है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने पार्थिव एकता पर जोर दे दिया है। उन्होंने मानव भूगोल की संरचना का संबंध है वो मानव शरीर से जोड़ा है, तो उन्होंने पृथ्वी को रूप के रूप में, तूफान को आँख, नदी को मुख, हिमनदी को प्रोथ या नासिका जो हमेशा बहती रहती है, और जल डमरू मध्य को ग्रीवा या ठोडी के रूप में बताया गया है। उन्होंने मृदा की परिच्छेदिका बताया है। गांव नगर को जीव कहा है, देश और राज्य को जीवित जीव कहा है। सड़क, रेल व जलमार्ग जैसे जो संरचनाएं उनको परिसंचरण की धमनी के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। कुमारी एलन सैम्पल, जो कि एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता है, उन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए कहा है कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है वो कहा जा सकता है। ये अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी और नियतिवाद की कट्टर समर्थक होती है। विडाल डिला ब्लास, जो संभववाद के जनक होते हैं और एक फ्रांसीसी मानव भूगोलवेत्ता के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने मानव भूगोल के बारे में कहा है कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान है वो इसमें शामिल होता है। मानव भूगोल के अंदर बहुत सारे विषयों का अध्ययन किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में। मानव भूगोल की प्रकृति में भूगोलवेत्ता जीन ब्रूस ने कहा है कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से होता है, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से होता है, उसी प्रकार से भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान होता है, जिसमें हम कहाँ, कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास इसमें किया जाता है। मानव भूगोल में ये विश्लेषण किया जाता है कि मानव समूह अपने जैविक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण का प्रयोग किस प्रकार से करता है। मानव भूगोल जनसंख्या, प्रदेशों और संसाधनों की व्यू रचना का कार्य भी करता है। समस्त गतिविधियों का अध्ययन मानव को केंद्र मानकर किया जाता है। मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण यह विषय है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न और क्या निर्माण करता है, बल्कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि वह किन उपकरणों, तकनीकों की सहायता से उत्पादन और निर्माण का कार्य करता है। अब पढ़ते हैं मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें मुख्य रूप से जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, प्राकृतिक संसाधन, वहाँ के संसाधनों के बारे में, सांस्कृतिक, भूदृश्य व जीवन की मान्यता, वहाँ पे किस प्रकार की संरचनाएं और जीवन किस प्रकार से जिया जाता है, और चौथा पॉइंट है पारस्परिक संबंधों का अध्ययन भी उस क्षेत्र में किया जाता है।
हंटिंगटन जैसे भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले भौतिक दशाओं के बारे में बताया है। उन्होंने दूसरे बिंदु के रूप में मानवीय अनुक्रिया का भी वर्णन किया है। मानव भूगोल का विकास मुख्य रूप से 3 कालों में या 3 अवस्थाओं में माना गया है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राचीन काल के बारे में। इसमें समाज में न्यून क्रियाएं होती थी, किसी प्रकार का व्यापारिक व अन्य प्रकार का कोई भी संबंध उस समय नहीं होता था। तकनीकी विकास का स्तर निम्न था। इस समय तकनीकी नहीं थी, नए प्रकार की टेक्नोलॉजी, नए प्रकार के आविष्कार इस समय नहीं हो पाए थे। भारत, चीन, मिस्र, यूनान, रोम, प्राकृतिक शक्तियों का प्रभाव इन क्षेत्रों में देखा गया है और इन क्षेत्रों में वेदों में सूर्य, वायु, अग्नि, जल, वर्षा को देवता के रूप में माना गया और इनको पूजा जाता है। यूनानी दार्शनिक थेल्स और एनेक्जिमेंडर ने जलवायु, वनस्पति और मानव समाज का वर्णन भी इस समय किया है। अरस्तु ने वातावरण की वजह से ठंडे प्रदेशों के मानव को बहादुर बताया, परंतु चिंतन में, सोचने विचार करने की शक्ति में कमजोर बताया गया है। इतिहास के पिता या जनक हेरोडोटस ने घुमक्कड़ जातियों व स्थायी कृषक जातियों के जीवन पर वातावरण के प्रभाव का उल्लेख भी किया है कि उनके जीवन पर वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने वातावरण से बहुत सारी चीज़ें सीखी नहीं। हिकेटियस, जो कि प्राचीन काल के विद्वान होते हैं, इन्हें भूगोल का जनक भी कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने भूगोल से संबंधित जो अध्ययन है उसकी शुरुआत की। मध्यकाल में नौ संचालन संबंधी कुशलताएं विकसित हुई। नावें वगैरह इस समय चलने लग गई थी। अन्वेषणों का, नए प्रकार के आविष्कारों का प्रारंभ होता है इस समय। उपनिवेशीकरण व व्यापारिक रुचियों की शुरुआत इस समय होती है। इससे संबंधित बहुत सारा अध्ययन है वो इस समय किया गया मध्यकाल के दौरान। आगे देखिए, हम पढ़ते हैं आधुनिक काल के बारे में। इस समय के प्रमुख भूगोलवेत्ताओं का उल्लेख है वो इस अध्याय में किया गया है। इस समय के प्रमुख जर्मन भूगोलवेत्ताओं में वान हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, फ्रोबेल, पेसेल, रिश्तोफेन, रेडजेल आदि इस समय के प्रमुख विद्वान होते हैं जर्मन। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं का वर्णन किया गया है, जिसमें विडाल डे ला ब्लास संभववाद के जनक होते हैं ये। ब्रुन्स, डी मार्तुन, डिमांजिया, फेब्रे आदि फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता। अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं में मुख्य रूप से कुमारी एलन सैम्पुल, हंटिंगटन, ब्रोमेन, कार्ल सावर, ग्रिफिथ टेलर, जो कि नवनिश्चयवाद के जनक होते हैं। ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं में हर्बर्टसन, मैकिंटर, रॉक्सबी, फ्लूअर आदि विद्वान होते हैं। फ्रेडरिक रेडजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी नाम की एक पुस्तक की रचना की। 1930 के दशक में मानव भूगोल की 2 नई शाखाओं का जन्म होता है। इस समय सांस्कृतिक भूगोल व आर्थिक भूगोल का इस समय प्रारंभ होता है। ग्रिफिथ टेलर, जो कि आधुनिक काल के प्रमुख भूगोलवेत्ता है, उन्होंने पर्यावरण निश्चयवाद व संभववाद के बीच मध्य मार्गीय विचारधारा को प्रारंभ किया। उन्होंने इसे नवनिश्चयवाद के रूप में मान्यता दी है। इसे रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो जैसी मेथड के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने इसे यातायात से जोड़ने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने लाल बत्ती का अर्थ बताया है रुको, एबर जिसे पीली बत्ती का भी कहा जाता है उसका अर्थ बताया तैयार रहने का संकेत, और हरी बत्ती का अर्थ है जाओ। संकल्पना ये प्रस्तुत ये कहती है कि न तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति पर्यावरणीय निश्चयवाद है, न ही नितांत आवश्यकता या स्वतंत्रता की दशाएं होती है। इसका अर्थ है कि नवनिश्चयवाद में हम प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। जय हिंद, जय भारत।